फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा। इससे आपका फंडामेंटल्स तैयार होगा। जो सिलेबस दिया गया है बीपीएससी के लिए, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अभी प्राइमरी की परीक्षा होने वाली है, उसमें वहाँ के आयोग ने ये निश्चित कर दिया है कि हम एक टॉपिक देंगे ही देंगे। वो उसका नाम होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है वो 1885 से स्टार्ट होकर के 1947 तक रहता है। ठीक है, तो ये जो 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें हमने इस टाइम पीरियड को हमने 3 चरणों में डिवाइड करा है। यानी ये 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। तो 1885 से 1905 तक, यानी 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण माना जाता है। ठीक है, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी चरण माना जाता है। ठीक, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग अभी थोड़ा सा मेरे पास सुविधाएं कम है, तो आप लोग बस ऐसे देखते रहिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी पेन उठा करके 15 मिनट का टाइम दे करके आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको एक सीरियल वाइज जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तैयार हो जाएगा कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, और क्या क्या मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, और उन मुख्य चीज़ों में और भी बेस्ट टॉपिक कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने उठाया हुआ है। तो जो परीक्षा होने वाली है वो बिल्कुल उम्मीद है कि क्वेश्चन जो उठाएगा वो वहीं से ही उठाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1885 से 1905, यानी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के, यानी कि हम लिख देते हैं, आप ऐसे नोट करते जाइएगा, 1885, आप ये देखिएगा, 1885 से लेकर के 1947, यानी देश आज़ाद होने तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 चरणों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा ऐसे। पहला चरण जो होगा, देखिए पहला चरण क्या हो गया, 1885 आपको पता ही होगा 1905 तक। ठीक है, 1885 से 1905 तक। देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं बोल भी रही हूँ, आप नोट करते जाइएगा। 1905, 1885 से लेकर के 1905 तक जो है ये उदारवादी चरण माना जाता है। उदारवादी इन द सेंस नरमपंथी चरण माना जाता है, यानी कि जब जो भी यहाँ पे जो आंदोलन होंगे वो क्या होंगे, वो अहिंसक होंगे, यानी हिंसा वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो इस उदारवादी चरण में कई सारे नेताएं हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले तो हम इसके जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, पहले हम तीनों पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, 1905 से लेकर के 1919 तक, आप इसको नोट करते जाइएगा। मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर के 1947 तक का है टाइम पीरियड, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक, कितने भागों में डिवाइड कर लिया, 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला आप नोट करिए 1885 से 1905। ठीक है, उसको कहते हैं उदारवादी चरण। इसको आप थोड़ा सा स्पीड बनाकर जब आप सुनिएगा इस वीडियो को तो स्पीड कर लीजिएगा और तब सुनिएगा। ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी चरण माना जाता है। फिर दूसरा हमने क्या कहा कि 1905 से लेकर के 1919 तक जो है वो उग्रवादी चरण माना जाता है। उग्रवादी यानी गर्मपंथी दल, यानी इस टाइम पीरियड के जो आंदोलनकारी होते थे वो अपनी बातों को कैसे मनवाते थे, हिंसक तरीके से, हिंसक रास्ता अपना करके अपनाते थे। और जो नरमपंथी वो क्या करते थे, पत्र वगैरह दे करके, ठीक है, अपनी बातों को कहते थे। अब हम आते हैं 1919 से 1947 तक। तो ये पीरियड 1915 में, जब 1915 में गांधी जी आते हैं। ठीक है, 1915 में गांधी जी आते हैं। उसके बाद जो है सिलसिला क्या होता है कि आपका 1947 तक गांधी जी का ही चरण होता है, यानी गांधी जी का डोमिनेंट पीरियड इसमें रहता है 1919 से 1947 तक। ठीक है,
अब चंपारण जो यहीं से तो गांधी जी का सक्रिय हुआ था चंपारण आंदोलन, है ना। तो अब आगे हम चलते हैं। ये हमने 3 चरणों में इसको देख लिया। तो आप लोगों ने जाना ये कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए जो जिनको इनके बारे में मालूम है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो सीरियल वाइज पहले इसको देख लें एक बार, ठीक है। तो हमने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक का है, और इसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। और हमने कहा कि 1885 से 1905 तक का जो पीरियड था वो उदारवादी चरण था, यानी नरमपंथी था। 1905 से 1919 तक का जो पीरियड था वो उग्रवादी चरण था, यानी गर्मपंथी दल का। अब 1919 में गांधी जी का आगमन हो जाता है 1915 में, और इनका टाइम पीरियड जो है डोमिनेट करता रहता है इस टाइम पीरियड में गांधी चरण, ठीक है। इसी में वो चंपारण वाला जो सक्रिय हुआ था आंदोलन, जो इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि 1885 से 1947 के बीच में कौन कौन सी घटना हुई। तो आप ऐसे जनरली ऐसे नोट करते जाइएगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि 1885 में तो आप यही जान रहे होंगे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब उसके बाद ऐसे ही जनरली पहले सुनिए, फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद होता है क्या? धर्म सम्मेलन। आपको इसके बारे में मालूम होगा, सनातन धर्म सम्मेलन। बंगाल का विभाजन होता है उसके बाद, ठीक है। बंगाल के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग, कांग्रेस अधिवेशन, बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन होता है उसके बाद, ठीक है। जो कांग्रेस बनी थी 1885 में उसका भी विभाजन होता है। फिर मार्ले मिंटो सुधार आता है, दिल्ली दरबार होता है, गदर पार्टी, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, आपको पता है ना। 14 से 39, 1914 से 1939 तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। फिर गांधी जी आते हैं, है ना। 1915 में गांधी जी का भी आगमन होता है। फिर लखनऊ समझौता में, जहाँ पे जो बिहार के राजकुमार शुक्ल जी होते हैं वो क्या करते हैं, चंपारण में जो नील की खेती करी जाती थी वो बाध्य थे लोग, वहाँ पे क्या किया जाता था कि अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ हिस्सों पे क्या करना रहता था, बाध्यता तरीके से नील की खेती करनी ही पड़ती थी किसानों को। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। क्यों विद्रोह? इसका रीजन भी था विद्रोह करने का कि नील लगाने से क्या होता था, उनकी जो खेती जहाँ पे वो चावल वगैरह उगा सकते थे, वहाँ की ज़मीन वो बंजर हो जाया करती थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम्स को राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया कि बहुत गंभीरता से लिया, और जब ये लखनऊ का अधिवेशन हो रहा था उस समय क्या किया कि इन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, ठीक है, मिलने की कोशिश की। फिर गांधी जी मान भी गए कि हाँ चलो ठीक है, हम आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही जानते चलते हैं पढ़ते हुए। चंपारण सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। फिर अहमदाबाद मिल, खेड़ा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप लोग प्रेरित होंगे, है ना। रॉलेट एक्ट के उसमें था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड होता है, साइमन कमीशन आता है, ठीक है, 27 में 28 में आता है। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या होगा कि लाहौर अधिवेशन के बाद प्रथम गोल में सम्मेलन होता है, डांडी मार्च होता है, सविनय अवज्ञा होता है ना। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, द्वितीय गोलमेज होता है जिसमें पहली बार गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था, हाँ, पूना पैक्ट होता है। और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, भारत शासन अधिनियम, ठीक। उसके बाद एक व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, फिर आपका होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद आपका ये भारत शासन पाकिस्तान की मांग होने लगती है। क्रिप्स आंदोलन आता है 1942 में, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है, आज़ाद हिंद फौज का भी वर्णन है, कैबिनेट मिशन आती है, ठीक, कैबिनेट का भी विरोध होता है। और उसके बाद लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन से तो आप लोग परिचित ही होंगे कौन है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमने आपको ऐसे जनरली ऐसे ही बता दिया कि आपके अंदर एक बन जाता है, एक कहते हैं ना कि एक फ्रेम बन जाएगा, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ ये घटनाएं थी, हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन घटनाओं को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हम थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको कि अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी बात मैं आपसे चर्चा और कर लेती हूँ इसके बारे में, जिससे थोड़ा सा और आप परिचित हो जाएं, जो इम्पोर्टेंट है। मैंने ये आपको बताया था कि 1885 से लेकर 1905 का जो दौर था वो किसका दौर था, वो था नरमवादी दल का वो था दौर था, यानी कि किसका था, उदारवादी चरण था, ठीक है। अब ये चूँकि उदारवादी चरण था तो इसमें कई सारे इसके नेता थे, उदारवादी नेता थे, जो अपनी बातों को क्या करते थे, प्रार्थना पत्र और यातना पत्र के माध्यम से क्या करते थे, इनको अपनी जो मांग पूरी करवानी होती थी गवर्नमेंट से, वो क्या करते थे कि वो एक अहिंसक आंदोलन ना करके सद्भाव पूर्वक अपनी बातों को रखते थे गवर्नमेंट के सामने। प्रार्थना पत्र दे दिया, यातना पत्र दे दिया, ठीक है। तो इसके कुछ नेता थे, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेता थे, आप ऐसे लिख लीजिएगा। पहले तो थे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी मेरे पास वैसी चीज़ें नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे बता सकूं, तो मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइएगा, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। उसके बाद कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। तीसरे आपके कौन है, तीसरे आपके हो गए बदरुद्दीन दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद आपके कौन हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, वही गोपाल कृष्ण गोखले जो कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये क्या थे भाई, जब गांधी जी अहिंसक थे तो इनके जो गुरुजी वो भी थे अहिंसक, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी क्या थे, वो थे उदारवादी चरण के नेता थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी से तो आप लोग परिचित ही होंगे, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में मालूम ही होगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, ये सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो आप लोग अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होंगे तो इनसे परिचित ही होंगे। तो हम इन 4-5 लोगों को जान रहे हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थोड़ी सी चीज़ें इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिरोज शाह मेहता के बारे में। तो ये जो फिरोज शाह मेहता थे, इनको मुंबई का बादशाह कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मुंबई का बादशाह कहते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर बार इनके उससे पूछी जाती है, वो थी कि इन्होंने 1913 में, सॉरी इन्होंने 1913 में शायद, हाँ बिल्कुल कंफर्म है, एक बार चेक भी कर लीजिए आप लोग, एक पत्र संपादन किया जिसका नाम था, उस पत्र का नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, क्या था, बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक। आप इसको थोड़ा राइटिंग से राइटिंग मत देखिएगा, आप लोग खुद से लिखिएगा। मेरे पास अभी इतनी वो फैसिलिटी नहीं है, मैं छोटे से ऐसे ही अपने मोबाइल से इस वीडियो को बना रही हूँ आप लोग के लिए, और तो थोड़ा सा असुविधा होगी, लेकिन आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है, अपनी कॉपी में खुद से। तो फिरोज शाह मेहता क्या थे, मैंने बताया कि मुंबई के बादशाह, ठीक, इनको कहा जाता था। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्रिका जो बार बार या तो मैचिंग में या फिर सिंगल वे में पूछ ली जाती है बीपीएससी की परीक्षा में, तो ये इस क्वेश्चन बेस्ट माना गया है, यानी कि इसको मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी पूछा गया है। साथ ही साथ जब ये परीक्षा प्राइमरी की होने वाली है तो उसमें तो श्योर है ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप ये देखिए कि जो है 1913 में क्या होता है, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका होती है जो किसके द्वारा संपादित होती है, फिरोज शाह मेहता। अब हम आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये वही बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये वही बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो 1887 में
कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष ये पहले थे, ठीक है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1887 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि उसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, ठीक है। और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं